बीमारी क्यों हुई? रात को देर से जगना, और आप नाश्ते में क्या खिलाती थी इसको? पराठा सब्जी, पराठा, वो भी आलू का। सब्जी खाई की? कुछ भी आलू ही ज्यादा खाता था। आलू तो हाँ प्रोटीन जी। किधर था? मेरे पास एक लेडी आई थी 1999 में, केरल के एक मल्लापुरम जिले के पेरिंथलमन नाम में एक हॉस्पिटल, उसमें वो दिखाती थी। तो मुझे पता चला कि इस हॉस्पिटल में इसका एक परमानेंट कमरा है। 67 अटैक। तो जब वो मेरे को, उनके डॉक्टर थे, उन्होंने मेरे को रेफ़र किया, तो ड्रिप पे थी वो। वजन 28 किलो, कंकाल। मेरे फादर को पिछले 4 महीने से पैंक्रियाटिस है। अगर बच्चे को मान लीजिए फिर से अटैक आता है या अन्य किसी कारण से उसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़े, तो आपकी दवाइयाँ ये अनवरत चालू रहेंगी या इनको रोकना पड़ेगा, या अपने पड़ाव परिवार से हमें परामर्श करना होगा? हाँ, तो मेरा नाम प्रियंका मित्तल है। मैं अजमेर राजस्थान से केकड़ी से हूँ। एंड मेरी बेटी रति मित्तल को पैनक्रियाटाइटिस की बीमारी है, वो 12 साल की है। तो उसको फर्स्ट अटैक मार्च 2021 में आया था। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है बाजी कि मतलब मेरी फर्स्ट डॉटर ही है, मेरे सेकंड चाइल्ड नहीं है। तो इन फ्यूचर अगर मैं सेकंड चाइल्ड की प्लानिंग करती हूँ तो क्या उसको भी ये पैनक्रियाटाइटिस की बीमारी होने के है चांसेस है? अगर चांसेस होगा तो पैदा नहीं करोगी? नहीं, वो डर तो है ना, इसलिए थोड़ा नहीं, कोई सा। और बीमारी भी हो सकती है। नहीं, और बीमारी का जैसे अपने को चांसेस नहीं है ना, पता नहीं ऐसा है कुछ नहीं, आपको पता था कि बीमारी होगी? नहीं, इसका तो बिल्कुल भी नहीं था। तो जो कुछ कभी हुआ, सुना ही नहीं था इस तो जो बीमारी कुछ, का। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका नाम नहीं सुना, तो डर के क्यों जीती हो? अब पैनक्रियाटाइटिस से तो डरना इसलिए बेकार है क्योंकि इसका इलाज है। डरो उस बीमारी का जो दूसरी ऐसी हो जिसका इलाज ही ना हो। तो ये सोच के तो आप घर से बाहर ही नहीं निकलोगी कि एक्सीडेंट हो जाएगा। नहीं निकलेंगे ना, तो भय मुक्त होके जियो आराम से। क्योंकि मैं जोशी नहीं हूँ, हाँ, नहीं, हम जोशी नहीं। तो आपके दूसरे बच्चों को बीमारी होगी नहीं होगी ये भी नहीं बता सकता। और अगर जेनेटिक्स भी है तो आपको क्यों नहीं है, आपके हस्बैंड को क्यों नहीं है, बाकी क्यों क्यों नहीं है? तो किसी को भी कोई भी चीज़ होती है। खेत में 100 बीज फेंकते हैं, एक बीज बड़ा होता है, बाकी बीज नहीं होते हैं। कई बार 2 बोते हैं, 2 के 2 हो जाते हैं, कभी 100 के नहीं होते हैं। तो ये कुदरत है। तो कुदरत में ज़्यादा सोची ना, चलते रहो। तो मतलब जैसे मेरा सेकंड क्वेश्चन यही है कि जैसे इन फ्यूचर मतलब मेरी बेटी की रति की शादी होगी तो उसके भी मतलब बच्चों को, चाइल्डों को मतलब ये परेशानी अभी होने पहले 1 साल का इलाज पूरा होने दो। पहले 21 दिन यहाँ पूरे करो, फिर 4 महीने पूरे करो, फिर 1 साल पूरे होने दो, पढ़ाई लिखाई करने दो। अभी सूत न कपात, लट्ठम लट्ठा, तो कैसे चलेगा काम? कल के बारे में पूछना बेकार है। अभी तक हमने जो, वो मैंने एक किताब लिखी है ग्रंथि की गुत्थी, उसे पढ़ना आराम से। उसमें कुल 5% लोग हैं जो खानदानी है। जेनेटिक्स वाले तो 5% है, 95% तो उनको था ही नहीं। तो जरूरी नहीं कि जिनके घर में पैनक्रियाटाइटिस है उन्हीं को होगी और जिनके नहीं है उनको नहीं होगी। तो आप भविष्य के बारे में चिंतित होने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरे पास भविष्य का कोई जवाब नहीं है। मैं अभी की बात कर सकता हूँ बस। हाँ, मेरा थर्ड क्वेश्चन ये था कि मतलब ये पैनक्रियाटाइटिस की बीमारी मतलब लोगों के नॉलेज में बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब इस बीमारी से मतलब इंसान किस हद तक परेशान होता है? क्या मतलब इस बीमारी के कारण जैसे शरीर के मतलब बॉडीज़ के और भी सारे जो अंग हैं वो फेल हो जाते हैं? मतलब किस हद तक इंसान जूझता है? मतलब कभी किसी की डेथ हुई है क्या इस बीमारी के कारण? मैं आपको नहीं बोलूँगा ये बात, क्योंकि आपको नींद ही नहीं आएगी। नहीं, मतलब जब से इसकी हुई है ना तब से मतलब मैं ये सोचती हूँ कि ये कितनी खतरनाक बीमारी, नॉलेज नहीं है। जो तो मैंने अभी ये किताब लिखी है ना, उसका हाँ, एक एक पन्ना आराम से पढ़ना बैठ के, सब जवाब आपको उसमें मिल जाएंगे। क्योंकि आप भविष्य के प्रति इतनी चिंतित हो, मेरे मुंह से कोई भी शब्द आपको रामबाण की तरह लगेगा तो मैं चुप रहूँ तो बेहतर है, पर बीमारी खराब है। हाँ सर, जी नमस्कार। नमस्कार। सर, मैं बंसीधर सैनी फ्रॉम शेखावटी राजस्थान से। सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे परिवारों को आपने अंधेरे से निकाल कर एक नई रोशनी दी है। मेरा बच्चा सुनील कुमार, जिसकी आयु 34 साल है, उसको पहला अटैक 2022 में आया था। कई बार उसको अस्पताल में ले जाना पड़ा। हम बहुत परेशान हो गए। अभी महीने पर पहले आपके यहाँ का पड़ाव का पता चला
तब यहाँ दौड़े आए हैं, एक आशा जगी है। मेरा सर पहला जो प्रश्न ये है कि अगर बच्चे को मान लीजिए फिर से अटैक आता है, ऐसा हम सोच रहे हैं कि यहाँ जाने के बाद में मान लो बच्चे को फिर से पेन आता है या अन्य किसी कारण से उसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़े, तो आपकी दवाइयाँ ये अनवरत चालू रहेंगी या इनको रोकना पड़ेगा या अपने पड़ाव परिवार से हमें परामर्श करना होगा? पहली बात तो कि अटैक आता ही नहीं है। थैंक यू सर। ठीक बात। और जैसे आप ट्रैवल करके जाएंगे, बिकॉज कुछ फैक्टर्स हैं, एक्सर्शन। मैं आपको जब जाने की बात बोलूँगा तो मैं बोलूँगा साहब आप गाड़ी से जाओगे कि ट्रेन से जाओगे? जी। तो आप कार से जाओगे शायद। हाँ, कार से जाएंगे। तो कार से जाऊँगा तो मैं कहूँ 2 दिन में जाना, हाँ ठीक है सर। क्योंकि जब आप बैठ के जाते हो ना तो अभी नया नया खेल है, जी। तो इसको एक माइल्ड अटैक आ सकता है, तो उसमें हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, लिक्विड पिलाते हुए घर ले जाना, पर आराम से लेके जाना, आगे की सीट पर ऐसे लेट के जाएगा। अच्छा। ब्लाइंड पोजीशन में, नहीं तो इनोवा शिनोवा मंगा लेना कोई। हाँ, नहीं गाड़ी है। तो सर फिर तो जैसे बच्चा नोएडा काम करता है, हम अभी राजस्थान भी के। भूल जाओ 4 महीना। अच्छा, 4 महीना तो बिल्कुल रेस्ट रहेगा, बिल्कुल कोई ट्रेवल नहीं कर ये सकता। जो 21 दिन है, जी जी 21 दिन प्लस 3 महीना 7 दिन जी दिमाग और शरीर से पूरा विश्राम, क्योंकि पैंक्रियाज की जो सूजन है जी ये अपने आप ठीक नहीं होती, एलोपैथी में बढ़ती रहती है, जी। इसीलिए इसका इलाज एलोपैथी में नहीं है। यहाँ ये ठीक होती है, पर इसके साथ थोड़ी सी हवा भी देनी पड़ती है। जी। जैसे चूल्हे पे रोटी अपने आप नहीं बनती, हाँ, बेलनी भी हाँ, पड़ती है, बेलनी भी पड़ती है, फेरना भी पड़ता है। चश्मे से दिखाई देता है, पढ़ना नहीं आता। हाँ, ये तो तो ये दवा काम करती है, पर दवा के साथ आहार और विहार आयुर्वेद का सिद्धांत है। जी जी आहार क्या है? जो हम खाना खिला रहे हैं। विहार क्या है? टाइम पे सुला रहे हैं, जी। बता रहे हैं। तो अगर ये नहीं करेगा तो कभी ठीक नहीं होगा। ठीक। तो 4 महीने का मैंडेटरी मेंटल एंड फिजिकल रेस्ट है। अच्छा, दूसरा सर ये भी जानकारी लेना चाह रहा हूँ मैं कि यहाँ से जाने के बाद में हमें कोई टेस्ट करवाने होंगे या बस खुश रह अगर दवाई आपके चालू रखनी अगर है? आपके कोई टेस्ट आगे पीछे हो रखे हैं, जैसे जी। यहाँ कई सारे टेस्ट हुए हैं, हाँ तो जो बड़े हुए हैं हाँ। उनको 3-4 महीने बाद हम करा लेंगे, नहीं तो MRCP 1 साल के बाद होगा। अच्छा सर, जैसे यहाँ पहला टेस्ट करवाया वो तो कराते ही। उसमें कौन कौन से खराब है? उसमें जैसे पहले माइलेज ये लाइपेज कम थे, अभी अब यहाँ 1 तारीख को करवाया था, अब 7 को फिर बढ़े हुए आए हैं। 7 को बड़े हुए हैं, क्योंकि आप सफ़र करके आए हो ना, थोड़ा सा बड़ा हुआ है, तो उसे फिर करा लेंगे जाने से पहले एक बार। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। नमस्ते महेश जी, मेरा नाम युवेश है। मेरे फादर को पिछले 4 महीने से पैंक्राइटिस है। हमने बहुत जगह उनका करवाया, अहमदाबाद और बड़ौदा में। वो 5 बार समथिंग हॉस्पिटलाइज हुए। पिछले 4 महीने से वो एक्यूट से नेक्रोटाइजिंग में कन्वर्ट हो चुका है उनका पैंक्राइटिस। इसको लेके मेरे कुछ क्वेश्चंस है। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि उनके लिगामेंट में भी एक इशू है, तो उनको हर 1-2 साल में एक रिकरिंग अटैक आता है, जिसके लिए उनको हैवी पेन किलर्स का नीड होता है। लिगामेंट पैनक्रियाटिक? नहीं, लिगामेंट जो उनका नीज में होता है, लिगामेंट उसमें इशू है। तो अभी जैसे पैंक्रियास के लिए अमर चलेगा उनका अगले 1 साल तक। अगर इसके दौरान कोई अटैक आया इसके बीच, तो वो पेन किलर्स ले सकते हैं एलोपैथिक? क्या वो उनके पैंक्रियास को नेगेटिवली इफेक्ट करेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेगा। नहीं करेगा। ओके। सो मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि उनको ड्यूडेनल नैरोइंग भी है D2 D3 जंक्शन में, तो अमर से वो भी ठीक हो जाएगा? उसके लिए कुछ और पड़ाव के पास सॉल्यूशन है? जो हमारा खान पान है, बेसिकली ये ड्यूडेनाइटिस, गैस्ट्राइटिस, ये सब बॉडी के अंदर एसिड एल्कली के डिसबैलेंस है। तो जो 3 टाइम नाश्ता 3 टाइम खाना हम देते हैं, हमारा पर्पज़ ये होता है कि बॉडी में एसिड रिलीज ना हो, वो डाइल्यूट करता रहता है। तो ये बीमारियां बहुत सारी बॉडी हील करती है अपने आप। ओके। तो गैस्ट्राइटिस, ड्यूडेनाइटिस, अगर आप गंगा जी के किनारे ना जाओ तो अपने आप साफ हो जाएगी। तो हमने चाय, कॉफ़ी, लाल मिर्च, खटाई ये सब बंद की है, तो हो सकता है उनका वो हिस्सा भी खत्म हो जाए। चौथी चीज़ चिंताइटिस, चक्की चलती रहेगी तो ड्यूडेनाइटिस कभी ठीक नहीं होगी। तो उनको कोशिश करो कि देखो आपका सोचा तो कुछ होता नहीं है, तो सोचना छोड़ दो, क्योंकि ड्यूडेनाइटिस का सीधा संबंध दिमाग की चक्की से है। तो कई सारे माँ बाप बहुत चिंतित करते हैं। अभी मेरी बेटी शिखा है, उसको एक शौक लग गया ट्रैकिंग का। आई एम सो हैप्पी। लगा तो बहुत देर से, मैं तो चाहता था कि पैदा होते ही लग जाता। तो वो गई इस बार 15,000 फीट के ऊंचाई पे गई।
और सीज़न है, बारिश, ओले, बर्फ़ खूब मिली, तो जाहिर है कि वहाँ पर लोग मरते भी हैं। तो मैं अखबार और टीवी देखता रहा, खबर आई कि अभी कोई मरा नहीं है वहाँ। कल आई तो टेम्पो के ऊपर बैठी हुई थी, जब आ रही थी यमुनोत्री से, कोई जगह मिली होगी नहीं मिली होगी, तो टेम्पो के ऊपर बैठ गई। अरे पापा पहली बार टेम्पो के ऊपर बैठी हूँ, तो रक्कट कट हो गई ना। तो मैं अब चिंता करूँ बेटे कहाँ पहुँच गए, कैसे पहुँच गए, वहाँ पहुँच गए। कई माँ बाप होते हैं जो हर पल पूछते हैं। आपके पिताजी कौन से वाले हैं? पूछते हैं। पूछते हैं। वो ड्यूटी से ही मुझे पता चल गया पूछते हैं, और मैं पूछता ही नहीं। बच्चे कहते हैं पूछते क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मैंने कभी अपने माँ बाप को सच नहीं बताया मैं कहाँ पर हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो भी सच नहीं बताएंगे तो पूछना क्यों है। मुझे कहाँ गया था जी? यहीं तो गया था जी। इतनी देर से क्यों आया जी? इतनी देर के अभी तो गया था जी। तो एंग्जाइटी फ्री जीवन होना चाहिए। तो उनको समझाओ थोड़ा सा कि आपकी बीमारी है, ठीक हो जाओगे, मज़े में रहो, और नी की एक्सरसाइज वगैरह करते रहो, क्योंकि ये दवाई मल्टी टास्किंग है, और जो खान पान रहन सहन है इससे बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है। ठीक है वैद जी थर्ड क्वेश्चन ये था कि जैसे इनको 4 महीने ही हुआ पैंक्रियाटिस डायग्नोज हुआ, जो फर्स्ट अटैक आया वो 9 फेब को था, तो 4 महीने में ही इनकी बीमारी एक्यूट से क्रोनिक से नेक्रोटाइजिंग हो गई। कुछ गड़बड़ है। एक्यूट नेक्रोटाइजिंग पैनक्रेटाइटिस इनको हुई होगी, बिकॉज वो सडन होती है, और नेक्रोटाइजिंग के बाद जब चेंजेस आ जाते हैं तब उसे क्रॉनिक बोलते हैं। तो नेक्रोटाइजिंग पैनक्रेटाइटिस में सबसे खतरनाक है, जो इमीडिएट मारती है। करीब 40% लोग इसमें पहले अटैक में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो आप वहाँ से निकल गए, तो सडन ही आती है। तो नेक्रोटाइजिंग मीन सड़ गया है वो, तो वो मैंने देखा है बिल्कुल रिवर्स हो जाता है, जो बच जाते हैं वो रिवर्स हो जाता है। वो बिल्कुल हो जाता है। पर क्रॉनिक में कैल्सिफिकेशन हो गया, सिस्ट बन गया, स्टोन बन गए, वो फिर वैसे के वैसे ही रहते हैं। ओके, तो अभी इनके ठीक होने के चांसेस है ठीक नहीं नेक्रोसिस होते के? तो बुलाता ही नहीं। ठीक है। एंड वैद जी फोर्थ क्वेश्चन, अभी इनकी स्टंटिंग हुई थी अहमदाबाद में, तो डॉक्टर्स ने बोला है कि 3 महीने बाद हम लोग स्टंट रिमूव करेंगे। यहाँ से जाओ 2 महीने बाद अपना स्टंट निकलवाओ, और डॉक्टर को बोलना कि हमारा इंश्योरेंस नहीं है। अगर आप इंश्योरेंस बोलेंगे तो फिर लगा देंगे, फ्री में तो करेंगे नहीं, कि स्टंट की जरूरत नहीं है। ठीक है वैद जी, तो जब निकालेंगे, मेरा बेसिकली ये क्वेश्चन था कि जब निकालेंगे स्टंट तो तब अमर कंटिन्यू रखना है, जब चलती रहेगी hospitalize दवा। रहेंगे, चलती ही रहेगी, तो एलोपैथिक मेडिसिन कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत अगर वो 1 आध दिन की एंटीबायोटिक देना चाहेंगे देंगे, वैसे कोई दवा होती नहीं है, पर फिर भी अगर वो देना चाहे तो ले लेना। नहीं। पर दूसरा स्टंट मत लगाना। पर अगर आपने बोला मेरा इंश्योरेंस है तो आपको बात करेंगे बाद में, पहले स्टंट लगा देंगे। ठीक पर स्टंट इज नॉट द ट्रीटमेंट। अगर होता तो पड़ाव की जरूरत नहीं होती। नमस्कार भैया जी, मेरा नाम अनु है, मैं यश की मदर हूँ। वो उसको 4 साल से दिक्कत है। अब वो मैं ये कह रही हूँ, मैं 1 साल तक उसका पूरा प्रोटोकॉल जो भी है जैसे भी है मैं उसका पूरा कर दूंगी। 1 साल के बाद मैं नहीं कर पाऊंगी, वो बाहर जाएगा तो कैसे करूँ? खुद करेगा। सेम प्रोटोकॉल यूज, टाइम पर खाना, प्रोटोकॉल है क्या? टाइम पे खाना, टाइम। टाइम पर सोना, टाइम पे खाना, सब कोई करते हैं। ओके। कुदरत में जिसको जिंदा रहना सब करता ही है ना। हाँ अब जी। कोई बोले मैं तो रात के 2 बजे सोऊंगा, हम्म, नाश्ता नहीं करूंगा, तो इसी वजह से बीमारी हुई है। इसी वजह से हुई हो। और आपकी वजह से हुई है, क्योंकि आपकी माँ की ममता थी मुंह में, नहीं तो बच्चा बिगड़ता ही नहीं। सही बात है। विदेशों में बहुत सख्ती है। मेरी बहन अमेरिका में रहती है, तो 7 बजे उन्हें बच्चों को सुलाना पड़ता है शाम को, 7 बजे। बोले उनको 10 घंटे की नींद मैंडेटरी है, अगर आ जाए जगह पे मिल जाएंगे तो बच्चे को ले जाएंगे। मेरा सेकंड क्वेश्चन है, जैसे बीच में त्योहार आएंगे, कुछ भी आ सकता है, तो कैसे मैनेज होगा? अस्पताल खाली थोड़ी होते हैं त्योहारों पे। अभी वो बीमार है, हाँ जी। सारी चीज़ें भूल जाओ। त्योहार वगैरह सब ठीक लोगों के लिए होते हैं। हाँ जी। आज सुबह आए थे कि साहब वो शिवरात्रि पे मैंने इतना सारा खा लिया। दिल्ली के है ना कोई, आपके, बोले शिवरात्रि पर मैंने ठूस के खा लिया। अबे तो क्यों खाया ठूस के? बोले गाड़ी ना आज मैंने जरा 200 पे चला ली थी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो मॉडरेशन इज़ द की। बीमारी ख़राब है, ये ठीक होती है, पर ठीक रहने के लिए जिस तरह ट्रैफिक रूल है उसी तरह लाइफ स्टाइल है, खाना पीना है, वो सबको करना पड़ता है, चाहे मैं हूँ। जी, मेरा थर्ड क्वेश्चन है कि
क्या छोड़ सकता है वो खाने में और क्या नहीं? मेरा जवाब है सब कुछ खा सकता है और कुछ नहीं खा सकता। ओके। मैं डायबिटिक हूँ, बहुत सारी बीमारियां हैं, तो मुझे हलवा खाने की इच्छा हुई, इच्छा होती है। हाँ जी। और हलवा भी क्यों कि सुबह से मूंग तोड़ी मैंने 1 घंटा धूप में, तो ताजी ताजी मूंग। फिर मैंने कहा पंकज जरा हलवा बनाओ। मुझे पता है कि एक आदमी को 30 ml से ज़्यादा घी एक दिन में नहीं खाना चाहिए। तो 25 ग्राम मूंग तोड़वाई, उसको चूरा करवाया, 25 ग्राम गाय का घी लिया और 25 ग्राम ली देसी खांड, क्वांटिटीफाई करके खा गया। वैसे जैसे खाना जो मात्रा हमें में मात्रा में ही ही खाना खिलाना है। है। जैसे दाल बनाई उसके बाद उसकी मात्रा या बनने से पहले उसकी बनने मात्रा? से पहले, बाद में कैसे पता चलेगी? अब बनी है हाँ जी। तो बनी होगी, में तो दाल होती ही नहीं। 5। तो आपको जैसे चावल 25 ग्राम है तो दाल 50 ग्राम है, क्योंकि ये बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। तो जितना वजन है इंटू 1 इतना तो कम से कम चाहिए उसको। तो बीमारी क्यों हुई? रात को देर से जगना। और आप नाश्ते में क्या खिलाती थी इसको? पराठा सब्जी। पराठा, वो भी आलू का। नहीं नहीं, तो पराठा सब्जी। सब्जी काहे की? कुछ भी, कुछ आलू भी ही ज्यादा खाता था। आलू तो हाँ प्रोटीन जी। किधर था? हाँ जी। प्रोटीन था ही पनीर नहीं। या आलू, बस दो ही पनीर तो तो थे। हफ्ते में 2 बार भी नहीं बनता होगा। नहीं, बन जाता था। कितना? सब घर में आधी किलो तो आ ही जाता है। कितने दिन में? 3-4 दिन बाद बना देती हूँ। 3 दिन में आधा किलो खाते हो? हाँ जी। कितने प्राणी है घर में? 8 बंदे हैं हम। 8 बंदे। हाँ जी। 8 बंदे ने खाया आधा किलो हाँ जी। 3 दिन में। हाँ जी। एक दिन में कितना हुआ? 150 ग्राम। हाँ जी। 150 बटे 8, 20 ग्राम। मैं 100 ग्राम खिला रहा हूँ एक आदमी को रोज। तो बनिए वाला प्रोटीन खिलाना अपने डंडी मार के। बनी तो वाली वो खिलाऊंगी। अब ये वाला खिलाओ, क्योंकि उसको 14 ग्राम, जब 100 ग्राम आप ताज़ा छेना खाते हो हाँ जी। तो वो होता है 14 ग्राम। और बाजार में जो पनीर मिलता है उसको बोलते हैं पनीर एनालॉग, पनीर जैसा है पर पनीर नहीं है। घर का ही बना के खिलाना है। दूध लो और फाड़ो। अभी तो दूध में भी लफड़ा चल रहा है। हाँ जी, दूध का यही है, तो कौन सा आप ले। लोगों का जो खुराक है, इस बीमारी का मुख्य कारण है रात को देर से सोना और नाश्ता स्किप करना या प्रोटीन का ना होना। नाश्ता भी स्किप हुआ है और रात को भी लेट सोए, दोनों यही प्रॉब्लम है। तो जो मेरा अनुभव है ना जिंदगी का, डॉक्टर जाते ही दारू की बात करेगा, मैं उसकी बात ही नहीं करता हूँ। दारू पीने वाले तो आते ही नहीं यहाँ पे। तो इसके बाद ठीक होने के बाद भी जो आहार विहार है, जवान लड़का है उसको खुद अपना केयर करना है। आप कब तक करोगी? कब तक उसे मम्मी का मुन्ना बना के रखोगी? और कब तक वो मुन्ने की मम्मी का मुन्ना रहेगा? वही, मैं साल तक तो मैं कर लूंगी नहीं पूरा। नहीं, उसको टीच करो। हाँ जी। यू हैव टू टीच हिम। उसे थोड़ी सी मैंने भी सिखाया है उसे आज। ही हैज़ टू टेक केयर बाय हिमसेल्फ। पर बड़े उससे आया था वो, मैंने नहीं रहना, मुझे नहीं यहाँ पर आना। आ तो गया, पर कई दिन तक वो बिल्कुल। अब तो फिट है ना? अब फिट है। तो यहाँ अब पर उसका मन लगा हुआ है, अब उसका क्यों है कि मैं ठीक होके जाऊंगा। सब ऐसे ही आते हैं यहाँ पर, हाँ क्योंकि जी। चारों तरफ से बीमारी निराशा पैदा करती है। हाँ जी। तो गुस्सा होता है, कहीं हाँ कुछ जी, होता तो गुस्सा है आता नहीं। है, उसको बहुत गुस्सा आता तो था। यहाँ पर आके सब ठीक हो जाता जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम सम्राट अग्रवाल है। मेरी बेटी सुहानी 18 साल की है। मैं यही अमरोहा जिला के मंडी धनौरा गांव से आया हूँ। और उसको करीब 3 महीने पहले, ये 22 फरवरी को पहली बार दर्द हुआ ना शुरू हुआ। तो हमने पहले छोटा मोटा इलाज कराया गैस्ट्राइटिस समझ के। फिर 6 मार्च को उसका ओरिजिनली पता चला कि इसको पैनक्रेटाइटिस है। फिर उसके बाद दिल्ली के 3-4 हॉस्पिटल्स में मैंने उसे कई बार दिखाया, 2-3 बार भर्ती कराया। फिर मैं हैदराबाद के भी हॉस्पिटल लेकर गया। उन्होंने स्टंट डालने के लिए कहा, बट स्टंट के लिए वो एमआरसीपी के लिए ले गए, ईआरसीपी के लिए, बट बोले फिर वो अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो हम स्टंट नहीं डाल सकते अभी, अंदर कुछ वीकनेस है आपके। उन्होंने नहीं डाला। फिर मुझे एक पेशेंट आपके यहाँ से ठीक होकर गई थी, उस बच्चे का पता चला, तो उससे मैंने बात किया। मुझे उस दिन से ही ये हुआ कि मुझे आपके यहाँ आना है। मैंने अपॉइंटमेंट लेकर तुरंत मैं यहाँ पर आ गया। तो पहले तो मुझे यही था कि पता नहीं आयुर्वेद में होगा नहीं होगा, क्योंकि आयुर्वेद के नाम पे देश में एक ही नाम चल रहा है, जिस पर मुझे बहुत ज़्यादा यकीन नहीं था। फिर जब एक और बच्चा मिले मुझे, 2 बच्चे मिले मुझे 2 दिन के अंदर अंदर, जो मेरे ही नोन में निकले। जो दोनों लड़कियां ही थी, मेरी भी बेटी है, दोनों ही बेटियां थी, वो भी लगभग इसी एज ग्रुप की थी, 18, 19, 17 साल की, जो ठीक होकर गई थी। तो मेरा विश्वास बहुत बढ़ा और मैं फिर आया। तो जी मेरा बस 1-2 सवाल ये है
कि जैसे हम लोग अभी ठीक होकर जाएंगे, मुझे 7 दिन लगभग हो गए और मैं सुधार की तरफ देख रहा हूँ, मेरी बेटी सुधार की तरफ है। और अगर सपोज मतलब वही बात है कि फ्यूचर का थोड़ा सा डर होता है, तो अगर 6 महीने में 8 महीने में कभी वो गलती से कुछ ज़्यादा खा ले, कुछ हो जाए, उसको दिक्कत हो जाए, दर्द हो, तो क्या हमें फिर जीरो से स्टार्ट करना होता है कि हमें फिर वो 8 दिन भूखा रखना होगा? कुछ नहीं होगा, जी, सब मजे में रहो। बहुत धन्यवाद। पर बच्चे को सिखाना पड़ेगा कि आँख से मत खा। हाँ, वो खुद भी सीख गए अब आँख से खाते हैं तो दिक्कत होती है, जी, क्योंकि मेरे साथ खुद एक बीमारी है कि मेरे के सामने जितना खाना रख दोगे खा लेता हूँ। तो मैं कुक को पहले ही बोलता हूँ, बेटे नाप के इतना देना है। 25 ग्राम आटा की रोटी गुंदवाता हूँ, मैंने इसकी 2 रोटी दे, 2 दे, 3 दे, 1 दे, इतने की सब्जी दे, इतना दे, मैं खा लेता हूँ। क्योंकि ज़्यादा होता है, खाना छोड़ने की आदत नहीं है, और अति होते ही गड़बड़ हो जाती है। तो थोड़ा सा नियम बना लोगे तो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा सवाल ये था मेरा, वैद्य जी, जैसे 3-3.5 महीने लगभग हो गए, उसका खाना लगभग बंद की तरफ ही है, बट अभी उसकी टेस्टिंग जैसे हुई थी यहाँ पे, जिस दिन हम लोग आए थे अगले दिन टेस्टिंग हुई, तो उसके ट्राइग्लिसराइड 172 आए। तो वो बढ़े हुए क्यों आए, मतलब मैं नहीं समझ पाया, जबकि 3-3.5 महीने में तो वो ना के बराबर। पैनक्रेटाइटिस से फैट मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होती है, तो कई किसी को तो 3-3 हज़ार होते हैं। तो ये पैनक्रेटाइटिस का एक इसकी वजह लक्षण से है। फ्लक्चुएट करते हाँ हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा ये और था वैद्य जी, जैसे वो बच्ची है, अभी भविष्य शादी भी होगी, तो क्या उसका शादीशुदा जीवन और ये सब चीज़ें सब आगे भविष्य में? मेरे पास एक लेडी आई थी 1999 में, सलमा नाम था उसका, 32 साल की, और वो केरल के एक मल्लापुरम जिले के पेरिंथलमन्ना में एक हॉस्पिटल, उसमें वो दिखाती थी। तो मुझे पता चला कि इस हॉस्पिटल में इसका एक परमानेंट कमरा है। 67 अटैक। तो जब वो मेरे को, उनके डॉक्टर थे, उन्होंने मेरे को रेफ़र किया, तो ड्रिप पे थी वो, वजन 28 किलो, कंकाल। तो उन दिनों केरला गवर्नमेंट ने मुझे आरसीसी में एक यूनिट दी हुई थी, तो मैं उसको ट्रेन में मल्लापुरम से त्रिवेंद्रम बुलवाया, वो ड्रिप पे आई, और मेरे आईसीयू में जो यूनिट था उसमें रही, और हमने मलाइसो से दवा खिलाई। 99 से आज का दिन वजन अच्छा खासा हो गया, और 2 बच्चे भी हुए उसके। मिल गए जवाब। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वैद्य बालेंद्र प्रकाश आज कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ। कहने को तो ये सब लोग, कोई महिला है कोई पुरुष है, परंतु आयुर्वेद में इनकी परिभाषा परिचारक की है। आयुर्वेद में चिकित्सा का सिद्धांत है, भिषक द्रव्य अनुपस्थाता रोगी पाचतुष्टयम, वैद्य, औषधि, रोगी और परिचारक। ये चिकित्सा के 4 पैर हैं, जैसे टेबल के 4 पैर हैं, और चारों के 4-4 गुण हैं। तो कई बार कहा जाता है कि वैद्य ही है तो इलाज होगा। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। जितने वैद्य के गुण हैं 4, उतने ही परिचारक के गुण हैं, उतने ही औषधि के गुण हैं, उतने ही रोगी के गुण हैं। और इन 16 गुणों में से एक भी गुण गया तो इलाज नहीं होगा। तो परिचारक कौन है? जिसके मरीज से मोहब्बत हो, जो वैद्य की बात को सुनता हो, जो वैद्य को एग्जीक्यूशन कराता हो और मरीज का हाल ठीक ठीक बताता हो। कई बार मरीज घबराया हुआ होता है, डरा हुआ होता है, वो कहता है मैं ठीक हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ जी, जबकि वो ठीक नहीं होता। और कई बार वो ठीक होते भी कहता है जी मैं वैसा का वैसा ही हूँ। तो परिचारक का रोल बहुत बड़ा है, और इसीलिए पड़ाव में जब ट्रीटमेंट किया गया तो मैंने कमरों का डिज़ाइन इस तरह किया गया कि एक परिचारक भी हो। और इसके पीछे कहानी और भी है। मेरे पिताजी 84 में पहली बार बीमार पड़े, और उनको मुझे मेरठ के एक नर्सिंग होम में जाना पड़ा। साकेत में था, पिताजी बेड पे लेटे हुए हैं, मेरी माँ बराबर के स्टूल में है। उस कमरे में कोई ऐसी जगह चीज़ नहीं थी जिस पे मेरी माँ लेट जाए। जाहिर था कि पिताजी लेटे तो माँ तो लेटेगी, तो मैं कहीं से कुछ लेटने के लिए लाया, माँ तो बैठी रहती, और मैं बाहर रिसेप्शन पे घूम रहा था। 2 दिन बाद में उनको डॉक्टर एम प्रकाश नर्सिंग होम में ले गया, वहाँ भी हाल अटेंडेंट का कुछ नहीं था। मेरे को दिमाग में उसी से मैं आया कि अगर कभी ज़िंदगी में मैंने अस्पताल बनाया तो तीमारदार के लिए ऐसी सुविधा करूँगा कि वो बीमार ना पड़े। नहीं तो तीमारदार तू पैटी खा ले, तू ये खा ले, वो खा ले। तो परिचारक चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण अंग है, और वो अगर तंदुरुस्त नहीं है, अगर उसकी समझ अच्छी नहीं तो कभी नहीं होगा। तो कई मरीज कहते हैं हम अकेले आएंगे। मैंने कहा तुम्हें कंपेनियन के तौर पे नहीं, परिचारक के तौर पे। तो आप सभी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है,
और इसीलिए हम ये वैद्य परिचारक संवाद की एक कड़ी करते हैं। इनके बहुत सारे सवाल होते हैं। तो आज ये लोग देश के कोने कोने से आए हुए हैं। कोई किसी की माँ है, कोई किसी की बहन है, कोई किसी के पिताजी हैं। इनके अपने डाउट हैं, अपने भय हैं, उनको मुक्त करना चिकित्सक का काम होता है। भयम हरति इति भेषज, जो भय को दूर करे वही चिकित्सक है। तो ये हमारा एक छोटी सी गोष्ठी थी और इसमें सब लोगों ने भाग लिया। और जो इनके सवाल थे मैं कोशिश करता हूँ कि अपने अनुभव से जो इनको बता सकूँ।